नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। प्रदेश में 25 दिनों में अब तक जहां सबसे कम केस मिले हैं, वहीं मौत के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज हुई है। एक और राहत की बात रही कि 6 दिन बाद नए मरीजों से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। लेकिन एक नए खतरे ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस नाम के मध्य प्रदेश में ये जो बीमारी आई है, 50 से अधिक मरीज इसके मिल चुके हैं और उसके बाद से अब शासन अलर्ट हो गया है। सीएम ने भी अधिकारियों को लेकर नए खतरे से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं। पूरे मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए इससे जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की महामारी से राहत की खबर आने लगी है। बुधवार को जहां प्रदेश में संक्रमण की दर कम हो रही है, वहीं 25 दिनों में सबसे कम संक्रमित मिले हैं। वहीं राहत भरी खबर ये भी रही कि 6 दिनों बाद मध्य प्रदेश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या नए केस से ज्यादा रही। 24 घंटे में 8,970 नए पॉजिटिव केस मिले, पिछले 25 दिनों में सबसे कम है। 12 मई को 10,324 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। 6 दिन बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में 84 लोगों की कोरोना से जान गई। मध्य प्रदेश में मौत का कुल आंकड़ा 6,679 पहुंच गया। कोरोना से मई के 11 दिनों में 867 मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट 12 मई को 14% हो गई। 11 मई को पॉजिटिविटी रेट 15% दर्ज की गई थी। मई की शुरुआत में पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,09,928 पहुंच गई। कोरोना से जहां राहत मिलने लगी है, वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में 50 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं, जिसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। तीसरी लहर के लिए भी सरकार सजग है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गंभीरता से और सब लोग हम लोग ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, जो हमने अभी बताया। सीएम शिवराज ने कोरोना और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने ब्लैक फंगस की रोकथाम को लेकर मंथन किया, साथ ही मरीजों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है, उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें और इसके लिए पूरे इलाज का प्रोटोकॉल जारी किया जाए। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए, इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा दस्तक दे रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ब्लैक फंगस का इलाज संभव है। इसके लिए मिथिलीन ब्लू नाम की दवा उपलब्ध है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे सस्ती दवाई है मिथिलीन ब्लू, जिसको मैं बार बार प्रमोट कर रहा हूं, और हमारे आपको जान के खुशी होगी करीब 15 से 20 अस्पतालों ने, इंक्लूडिंग मेरे अस्पताल ने, मिथिलीन ब्लू का यूज चालू कर दिया है। और महाकाल बाबा की कृपा से आज तक हमारे अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस का, जब से ये आया है इन्फेक्शन का प्रचलन, तब से ये इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस एक भी मरीज को नहीं हुआ। ये हमारा भाग्य भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में संक्रमण के आंकड़े कम होने लगे हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए अब भी सावधानी रखने की जरूरत है। सरकार के प्रयास के साथ आपकी थोड़ी सी सावधानी प्रदेश में कोरोना को खत्म करने में मददगार होगी, इसलिए सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, ये बात तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो जीवन है वो एक संघर्ष की तरह है। हर बार कोई नई चुनौती सामने आएगी, उसका हमको सामना करना होगा। तो वो आदत आपको डालनी होगी, सावधानी, सतर्कता। अब यही एक जीवन का उपाय बचा है, एक, अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो। खैर, बात करते, कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अविजित विश्नोई जी मौजूद हैं। हमारे साथ में दुर्गेश केशवानी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, और फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस को लेकर आज सुबह से हम खबरें पढ़ रहे हैं और बहुत से लोग तो हमको मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया, ये अभी तक तो कोरोना के बारे में सुन रहे थे, सब लोग परेशान हो गए थे, अब ये कोरोना का आफ्टर इफेक्ट, ये ब्लैक फंगस, इसके बारे में सुन के हम परेशान हो गए हैं और एक डर सा उनके मन में बैठ रहा है। तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि लोगों को कितना डरने की जरूरत है, इससे कैसे सावधान रहा जा सकता है, फिर बात आगे बढ़ेगी।
देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसी चीज है जो आजकल हर आम आदमी के जबान पे नाम आ चुका है। अच्छी बात यह है कि आज के दौर में जहां पे इतनी तेजी से आप लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, लोग जागरूक तो हो जाते हैं। ऐसे में हमें भी मौका मिल जाता है सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचाने का। देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो हर किसी को हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। किसको हो सकती है फिर ये ब्लैक फंगस? ऐसे लोग जिनके शरीर में शुगर की मात्रा बहुत अनकंट्रोल चल रही है, यानी डायबिटीज के मरीज जिनकी शुगर काफी अनकंट्रोल चली है कोविड के इलाज के बाद में, उनमें ही ये खतरा ज्यादा होता है। कई बार ऐसे लोग जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, उसमें भी ये इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। यदि आप नॉर्मल व्यक्ति हैं जिसको सिर्फ वायरस हुआ था, आपके शरीर में शुगर नहीं है या थी भी लेकिन कंट्रोल में चल रही है, तो आपको कभी भी ये फंगस अफेक्ट नहीं करेगी। इसको समझने के लिए कुछ आसान तरीके होते हैं। यदि आपकी उस एक तरफ की नाक बंद हो रही है, स्वेलिंग आ रही है या नाक में से कुछ काला पानी आ रहा है, तो आपको सचेत हो जाना है। इसके अलावा ठीक होने के बाद भी दोबारा बुखार का वापस आना, इन सारे लक्षणों के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं इसके संदेह पैदा कर देना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अगर इसको जल्दी देख लिया जाए और इस पर जल्दी ध्यान दे दिया जाए तो इसको पूर्णतः सही करना संभव होता है। लेकिन यदि ये इग्नोर होए या डायग्नोसिस होने में देरी हो जाए तो कहीं ना कहीं संबंधित हिस्से को काट के निकालना भी पड़ सकता है। अगर ये नाक के रास्ते, आंख के रास्ते फैलता हुआ किसी कारण से ब्रेन में पहुंच जाता है तो फिर जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है मरीजों का। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर सिर्फ सतर्कता रखेंगे तो हम इस पर काबू पा लेंगे। तो ये चीज़ बहुत अहम है और यहाँ पर लोगों को ये बात समझनी भी होगी कि ब्लैक फंगस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये एक खतरनाक बीमारी है। और एक चीज़ और मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, फिर मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया भी ले लूँगा कि कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक है, उनको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं ज़्यादातर जो होम आइसोलेट हैं, और आजकल यूट्यूब से हर कोई डॉक्टर बन रहा है। आजकल व्हाट्सएप पे एक प्रिस्क्रिप्शन वो भेज दिया जाता है हर जगह उसको, और उसको देख के बहुत सारे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड ले लेते हैं, तो ये बताया जा रहा है कि उसकी भी एक मेजर कॉज ये है। जी, स्टेरॉइड एक मेजर कॉज जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि स्टेरॉइड बॉडी का इम्यूनिटी लोअर डाउन करता है। हालांकि स्टेरॉइड जो है कोरोना के जो खराब इफेक्ट होते हैं लंग्स के ऊपर, उसको बचाने के लिए एक वंडर ड्रग की तरह सामने आया है। पर जैसे कई जगह आप खुद जान रहे हैं, जैसे या तो व्हाट्सएप से पढ़े हुए डॉक्टर हैं या झोला छाप डॉक्टर हैं, जब उसकी मात्रा अगर अधिक दे देते हैं तो उसमें फिर शरीर की इम्यूनिटी डाउन होती है और कहीं ना कहीं स्टेरॉइड के यूज से जब बॉडी का ब्लड शुगर भी बढ़ता है तो इस तरह के संक्रमण के खतरे बढ़ जाते हैं। तो स्टेरॉइड जरूर इस मामले पे बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में देना चाहिए सभी कोविड मरीजों को। दूसरा, इसके अलावा और भी कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड चर्चा है। मैं देख रहा हूं कि आज आपने हमारे साथ दुर्गेश जी को भी जोड़ा हुआ है, वो भी काफी अच्छे समझदार व्यक्ति हैं इन सब मामलों के बारे में। तो सरकार के पास भी कुछ ना कुछ हम मैसेज आप लोग के थ्रू देना चाहेंगे जब एक बार राजनीतिक चर्चा चालू हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं तो थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा अब मैं कर ही लेता हूँ। जब आपने जिक्र किया है दुर्गेश जी का, तो उनसे अब राजनीतिक चर्चा में कर भी लेता हूँ। वैसे फिरोज जी भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, अकेले दुर्गेश जी नहीं है। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो आप ही से पूछूंगा कि सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई, क्योंकि आज हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और वो कह रहे थे कि बड़ी खतरनाक चीज़ है ब्लैक फंगस, आंखें तक निकालनी पड़ सकती हैं, कभी जबड़ा तक निकालना पड़ सकता है अगर ये फैल जाए बहुत ज़्यादा। तो अब कोविड को लेकर हम वैसे ही परेशान हैं, अब 50 करीब केस मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, तो इसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास सरकार कर रही है, ज़रा अगर बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, लगता है बात अभी दुर्गेश जी से नहीं हो पाएगी। दुर्गेश जी सुन पा रहे हैं क्या आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। जी निश्चित रूप से हिमांशु जी, पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है और हम लोग भी पूरा प्रदेश भी इससे कहीं से बीमारी से अछूता नहीं था और सब लोगों ने मिलकर इसको हमने लड़ा। 21 अप्रैल को हम देश में 7वें नंबर पे थे, आज हम 15वें स्थान पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अथक प्रयासों से माइन्यूट बैठकें की उन्होंने, चौतरफा जिसे कहते हैं, उन्होंने चारों तरफी से घेराबंदी की, फिर चाहे बेड्स के मामले हों, रेमडेसिविर के मामले हों, ऑक्सीजन बेड्स के मामले हों,
जरूरी दवाई, जरूरी सामग्री किल कोरोना अभियान के माध्यम से हर चीज पे पैनी नजर रखी उन्होंने, और 24-24 घंटे उन्होंने काम करके प्रदेश की जनता, जिसको वो भगवान के रूप में पूजते हैं, उसके लिए उन्होंने कार्य किए। निश्चित ही डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ब्लैक फंगस नामक बीमारी सबके लिए चिंता का विषय है इस समय। ब्लैक फंगस आज बाहर विदेशों में भी डॉक्टरों से परिचर्चा की गई है, सरकार के द्वारा भी। माननीय विश्वास सारंग जी, हमारे मंत्री जी, उन्होंने भी बैठक की, और इसके भी अनेक डॉक्टर थे। बिश्नोई जी भी डॉक्टर हैं, बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक हैं जी। चलिए दुर्गेश जी, हम फिर आएंगे आपके पास, बात करेंगे, क्योंकि कुछ तकनीकी कारण है और आपकी आवाज़ सिर्फ आ रही है। जब आप भी स्वयं सामने प्रकट होंगे, सामने दिखेंगे, तो और बेहतर तरीके से आपके सुझाव हम ले सकते हैं और सरकार क्या कर रही है वो हम जान भी सकते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, सरकार की तरफ से तो कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से कोविड से हम लोग लड़े हैं, क्या आपको लगता है ब्लैक फंगस से भी उस तरह से लड़ लेंगे? फिलहाल शुरुआती तैयारी देख के सरकार अब चेत गई है। ये अच्छी बात है कि सरकार इस बात को समझ रही है कि ये ब्लैक फंगस जो है ये खतरनाक बीमारी है, इससे कई लोग अंधे भी हुए हैं। लेकिन जो अभी भी सरकार का एक, हमें जो कांग्रेस जिस बात को लेकर सवाल उठा रही है, एक तो सरकार का आंकड़ा ठीक नहीं है। 8-9 लोगों को तो मैं जानता हूं जिनको अलग अलग शहरों में ब्लैक फंगस हुई है। दूसरा, इंजेक्शन की कमी आ रही है, इंजेक्शन आसानी से नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसका एक ही सिंगल इंजेक्शन है, डॉक्टर साहब बेहतर जानते, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि सरकार ने जो आज निर्णय लिया है कि हम एक जबलपुर मेडिकल कॉलेज में और एक भोपाल मेडिकल कॉलेज में 10-10 बेड बढ़ाएंगे। सरकार से कांग्रेस मांग करती है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि अमेरिका के डॉक्टर को आज साथ में लिया था, और भी एम्स के डॉक्टर हैं और भी कई विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, भारत में भी है, उन सबके साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, एक सेमिनार करके, ऑनलाइन हो सेमिनार, वो करके इसको हर मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी होना चाहिए। और जो इंजेक्शन, एक अकेला इंजेक्शन इसका है, उस इंजेक्शन की आपूर्ति ठीक तरीके से हो, वो ब्लैक मार्केटिंग ना हो, वो नकली तो वो कतई ना आए बाजार में, इस पर सरकार को नजर रखना चाहिए। जहाँ तक संक्रमण दर की कमी का सवाल है, तो हिमांशु जी, एक बहुत खतरनाक जो चीजें सामने आ रही, क्योंकि मैं किसान कांग्रेस से आता हूँ, पहले हूँ और आज भी किसानों के बीच काम करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार, इसकी शिकायतें लोगों में मिल रही हैं और मौतें भी होना शुरू हो गई हैं। यानी ये अंदेशा दे रहा है कि जो कोरोना है ये अब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस मामले को लेकर अब वो पूरी युद्ध स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जुट जाए, और ग्रामीण क्षेत्रों में वो काम करना जरूरी है। कमलनाथ जी ने भी और दिग्विजय सिंह जी ने भी इस बाबत मांग की है, और कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं मांग कर रहा हूं कि इस तरीके से काम होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी स्थितियां बहुत खराब हैं। हाँ, बहुत अच्छे सुझाव आपने रखे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे सुझाव आपने रखे हैं कि जैसे इंजेक्शन। हाँ, दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दुर्गेश जी देखिए, बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, सुन लिए होंगे आपने फिरोज जी की बात। जी, फिरोज जी ने, पर मुझे लगता है कि इस समय राजनीतिक बातें करने का अवसर है नहीं। हिमांशु जी जिस हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे भी राजनीतिक जवाब उनको दूंगा निश्चित रूप से। पर जैसा उन्होंने अभी गांव की बात की, वो किसान कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने ये भी बताया, तो मैं आपको बता दूं, 15,184 टीमें किल कोरोना अभियान 2 के तहत गांव में 100-100 घर चिन्हित करके उनको सर्दी, खांसी, अगर कोई भी बीमारी है उसको वहीं पे रोकने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये चीजें ज्यादा फैले नहीं, वहां पे तुरंत। और माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि घर घर तक जाके आपको उनको दवाई मुहैया करानी है, जो इसकी मेडिसिन हैं वो उपलब्ध करानी है। और मेरे मित्र बता रहे थे कि ब्लैक मार्केटिंग वगैरह हो रही है, तो मैं उनको यह भी बता दूं कि अभी तक देश में सबसे अगर सर्वाधिक तेजी से अगर कहीं कार्रवाई हुई है तो वो मध्य प्रदेश में हुई है। लगभग कालाबाजारी वालों पर 194 लोगों पर कार्रवाई की गई है। 40 लाख रुपए के लगभग उनसे रिफंड भी किया गया। सिद्दीकी साहब ने ये नहीं कहा कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो बात यहाँ पर चल रही थी, पहले सुनिए, वो जब बात चल रही थी यहाँ पर ब्लैक फंगस की, तो उन्होंने कहा कि जो इंजेक्शन यहाँ पर ब्लैक फंगस को रोकने के लिए जो बहुत मददगार और कारगर साबित होता है, कहीं उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो जाए, ऐसा आपको एक सिस्टम बनाना होगा। ये बात कही थी कि हम पहले से ही ऐसा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि रेमडेसिविर के बारे में तो हमने देखा है, लेकिन इसके लिए कहीं जो कालाबाजारी है वो सक्रिय ना हो जाए। निश्चित ही उस बात का भी
उस बात का भी मैं आपको बता दूं, प्रदेश की सरकार गंभीर है। अगर कोई भी आवश्यक वस्तुओं की, अगर जो स्वास्थ्य वस्तुएं, उनकी अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है, फिर चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, जिस इंजेक्शन की ट्राइसोलोविस की बात कर रहे हैं वो हो, अनेकों चीजें, ऑक्सीजन कंटेनर्स हैं, फ्लो मीटर्स हैं, अगर ये कहीं पे भी कोई भी चीज, कोई भी अगर इसका अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो उसको, उसके ऊपर रासुका तक के प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार ने उनपे किए। किसी को भी स्वास्थ्य से खेलने की इजाजत नहीं है हिमांशु जी। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अपने अथक प्रयास हर मोर्चे पे कर रही है। रेमडेसिविर भी आप देखेंगे कि एकदम, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन हुआ, पूरे जगह पे, चाहे दिल्ली हो, जहां से भी जो इंजेक्शन लाने की बात हो, 8 कंपनियों के मालिकों से माननीय शिवराज जी ने खुद उपत के बात की कि हमें हमारे मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये सब चीजें मुहैया करानी है। 2 लाख कुछ हजार इंजेक्शन आ भी चुके हैं और अच्छा, भी नहीं देखिए, मैं तो बेसिक सी चीज पर बात कर रहा था, मैं तो बेसिक सी चीज पर बात कर रहा था। एक जागरूक चैनल हिमांशु जी। हाँ जी, देखिए, आपको ऐसा ना लगे आपकी बात बीच में रोक दी तो बात पूरी कर लीजिए, मैं फिर भी मैं आगे वही बढ़ बोल रहा हूँ जाऊंगा। कि आपका एक चैनल जन सरोकार, जी, आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है, जनता की चिंता करने वाला चैनल है। इसीलिए आपको अभी वैक्सीनेशन, हमें सबको वैक्सीनेट होना है, साथ ही साथ हमें मास्क पहनना नहीं छोड़ना है। ये तो हम करते आ रहे हैं, 2 गज दूरी है, लेकिन जो आने वाली चुनौती है आज उस पर हम थोड़ा ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं। बीमारी को हम दस्त नहीं करते। डॉक्टर बिश्नोई जी, जो ब्लैक फंगस के बारे में बात चल रही है, क्या इसका कोई अलग से टेस्ट होता है? ये पता कैसे चलता है लोगों को? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इससे जूझ रहे हों लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहे हों। इसके लक्षण क्या हैं, ज़रा ये भी मेरे को बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। और क्या इसका एक कोई अलग से टेस्ट होता है? कैसे पता चलेगा लोगों को कि उनको ऐसा कुछ है? देखिए, ब्लैक फंगस जो रहता है मुख्य तौर पे इस समय जो जहां पे ज्यादा चिंता का विषय बन रहा है वो है नाक के जो आसपास के गड्ढे रहते हैं, जिसको हम साइनसिस कहते हैं। अक्सर चेहरे के इस रीजन में या माथे पे इस रीजन में, नाक के अंदर की तरफ। जब ये यहाँ पे होता है तो नाक का भारीपन, नाक का जाम होना, उस तरफ से सांस लेने में दिक्कत आना, या फिर चेहरे पे भी एक सुन्नपन का एहसास बना रहना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। जब ये आंख में जाता है तो आंख के रीजन में ऐसा लगता है कि ये आंख जैसे आपके बाहर निकल के आ रही हो, इस तरह से आपकी आंख की सूजन लगती है। कभी कभार पलक गिरने लग जाती है। किसी किसी मरीज में जब ये और सीवियर होता है तो आंखों का जो मूवमेंट रहता है, अप डाउन राइट लेफ्ट, वो रिस्ट्रिक्ट होने लग जाता है। और आंख के ऊपर जैसे कंजक्टिवाइटिस में लालिमा आती है, उस तरह से सूजन और लालिमा डेवलप हो जाती है। और सूजन कहां पर महसूस होती है? जो आपने कहा सुन्नपन चेहरे पर है, और जब चेहरे पर सुन्नपन वो कहां महसूस होता है? बढ़ता है तो हेडेक चेहरे पर, जैसे अगर इस साइड की साइनसिस में वो इन्फेक्शन भर रहा है तो कहीं ना कहीं भारीपन इधर पे चेहरे पे फील होने लग जाता है, गाल के आसपास के एरिया में। तो ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण रहते हैं। जब ये ब्रेन की तरफ बढ़ता है तो ब्रेन में के लक्षण अक्सर हेडेक से शुरुआत होते हैं और उसके बाद अलग अलग लेवल ऑफ सिवियरिटी जो उसके मास इफेक्ट के कारण आ सकती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ उसके मुख्य लक्षण होते हैं। बेसिकली इसका कोई टेस्ट होता है? धन्यवाद कहना चाहूंगा फिरोज जी के बारे में, जो आपने कहा था वो बिल्कुल बातें सही निकली। उन्होंने बहुत सही सटीक पॉइंट रखे हैं। उसके टेस्ट जो रहते हैं बेसिकली ईएनटी डॉक्टर जो रहते हैं, अगर अर्ली स्टेज में नाक को, उनका एक एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट रहता है, पतला लंबा सिलाई जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके अंदर कैमरा डाल के आप समझिए कि वो अंदर देख लेते हैं। अच्छा जी। तो जब ये अर्ली, उसका टेस्ट उस तरह से हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा इसका कल्चर करा जा सकता है और फंगस को पैथोलॉजिकली भी देखा जा सकता है। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। फिरोज जी के बारे में क्या कहते हैं? अपने आप बाहर दिखने लग जाता है कि चेहरे की स्किन का या नाक का कोई हिस्सा अगर काला पड़ जाए। फिरोज जी के जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था कि वो उनके बहुत अच्छे पॉइंट है। कुछ दिन पहले हम लोग ने भी ये सजेशंस दिए थे कि हमें, जैसे गुजरात सरकार ने किया है कि सभी जगह को अलग से उन्होंने म्यूकोरमाइकोसिस वार्ड बना दिए गए हैं। इन वार्डों के अलावा उन्होंने लगभग 3.25 करोड़ के आसपास एम्फोटेरेसिन बी, वो जो दवाई फिरोज जी भी मेंशन कर रहे थे, एम्फोटेरेसिन बी का उन्होंने पहले से ही ऑर्डर दे दिया है ताकि वो तैयार है। इस बीमारी में जो दवाई लगती है ये 2 प्रकार की आती है। एक काफी सस्ती रहती है, मात्र 400-500-600 रुपए की आती है, तो दूसरी दवाई सीधे 6-7 हजार की आती है।
दोनों में अंतर यह है कि जो महंगी वाली दवाई है वो शरीर में जो है किडनी के ऊपर असर कम डालती है। जबकि जो हाई डोज में जब ये दवाई दी जाती है तो सस्ती वाली दवाई के कारण किडनी पे असर आ जाता है, और अगर एक बार किडनी पे असर आया तो दवाई देने से हमें रुकना भी पड़ता है। तो सही दवाई का उपलब्ध होना भी काफी ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ इंजेक्शन उपलब्ध होना, सही इंजेक्शन का उपलब्ध होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब ये राजनीति वाली तो बातें थी नहीं, ये कुछ ऐसे थे कि प्रिकॉशनरी हम ऐसे कदम पहले से ही एहतियातन उठा सकते हैं जिससे हम आने वाली बीमारी के लिए, आने वाली समस्या के लिए तैयार हो सकें। तो क्या इस बारे में हमने बात की है हमारे डॉक्टर से या फिर स्वास्थ्य अधिकारियों से कि जो मेडिकल हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कुछ बेड हम बढ़ा सकते हैं पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार पूरी तैयारी कर रही है और सब जो डॉक्टर साहब ने अभी सजेशंस भी बताए और माननीय मुख्यमंत्री को बताया डॉक्टर साहब ने, जैसा कि इलाज महंगा भी होता है और सस्ता भी होता है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए भी सरकार सुनिश्चित करेगी कि उसको वो महंगा इलाज भी उसको मिल पाए। मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश की नहीं, अभी तक बेड बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? सुख में, उनके दुख में, उनकी तकलीफों में सरकार उनके साथ जी निश्चित रूप से हुई है। जबलपुर और भोपाल की जो बातें हुई हैं वहां पे 10-10 बेड और बढ़ाने की, और भी अगर आगे भविष्य में कुछ ऐसे और सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा था। बताया जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार कम होती जा रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है और ये अच्छी बात है। आने वाले जो दिन हैं उनके लिए आप क्या लक्ष्य मान के चलते हैं? क्योंकि देखिए दुर्गेश जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा वक्त तक हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं, तो क्या उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पॉजिटिविटी रेट डाउन होते ही लॉकडाउन खुलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन आप खुलने की बात कर रहे हैं, देखिए व्यापार और सब आदमियों को, इकोनॉमी को, सबको चलाना है, क्योंकि ये बीमारी के नए स्ट्रेन, नई चीजें दिखती सामने आ रही हैं। लॉकडाउन किसी चीज का निष्कर्ष नहीं है, वो नहीं है, पर सब सावधानियां बरतते हुए कोई भी जैसे ही पॉजिटिविटी रेट और कम हो जाएगा उस चीज को, तो निश्चित रूप से सरकार सब प्रयत्न करेगी। पर मुझे लगता है कि अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 5% अगर पॉजिटिविटी रेट हो जाएगा, जो अभी मध्य प्रदेश में 14% है, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि जैसे ही 5% हो जाएगा हम लॉकडाउन खोल देंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब, इस पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, आर्थिक गतिविधियां भी सरकार को चलानी है, लेकिन इस बार का जो स्ट्रेन है वो इतना खतरनाक है और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते। उसमें सरकार को जरा भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। अब पहले जान है तो जहान है। आर्थिक कोरोना को हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर से। और एक चीज है कि सरकार ने पिछली बार ये गलती की, उसने मेडिकल फैटर्निटी जो थी, जान है तो जहान है, इसीलिए मेडिकल फैटर्निटी पहले चिंता करनी, इसीलिए लॉकडाउन को लगाया गया। दुर्गेश जी मेडिकल फैटर्निटी जो है, यानी जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सलाह नहीं ली थी पिछली बार सरकार ने। अब इस बार लॉकडाउन खोला जाए तो बिना डॉक्टरों से सलाह किए, जब तक चिकित्सीय जगत ये ना कह दे कि नहीं अब लॉकडाउन खोला जा सकता है और कितने लोगों को कहां कैसे ढील दी जा सकती है, उस हिसाब से अब सरकार को उनके एडवाइस के बगैर अब निर्णय नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ये बात कहती है। एक पॉइंट और मैं उठाना चाहूंगा, प्लीज सुनिए। एक पॉइंट और मैं आज उठाना चाहूंगा। आज नर्स डे है और ग्वालियर से एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर जो नर्स हैं बहुत लंबे वक्त से मेहनत कर रही हैं, उनके परिवार वाले, वो खुद, कई लोग पॉजिटिव हुई हैं नर्स, और उनका ये कहना है कि धरने पे बैठी हैं, आज ग्वालियर में धरने पर बैठ चुकी हैं आज, और उनका कहना है कि जब तक स्टाफ बढ़ाया नहीं जाएगा, उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, वो मानेंगी नहीं। इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत लोड बढ़ गया है, बहुत सारे परिवार वाले उनके भी खतरे में हैं। दुर्गेश जी, मैं इसमें एक बात देखिए हिमांशु जी, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आज नर्स डे है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं। चाहे नर्सेस हों, डॉक्टर्स हों, पुलिस वाले हों, सफाई कर्मी हो, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, निश्चित रूप से अपनी जान जोखिम में डालकर वो मानवता की सेवा कर रहे हैं। जल्द ही इनसे बात करके निष्कर्ष निकाल लिए जाएंगे। ये समय निश्चित रूप से हड़ताल और धरने प्रदर्शनों का नहीं है। निष्कर्ष तो आप लोग पहले से निकाल सकते थे ना, आप हमेशा हर चीज के लिए लास्ट में बैठे रहते हैं। और जो कि हम बात कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी करेंगे, ये कभी मैंने नहीं सुना कि नहीं हम कर चुके हैं। मांगे होगी,
जो एक बार जायज डॉक्टर बातें साहब इस होती बारे में हैं, आप क्या उसके कहेंगे, लिए पूरी प्लीज थोड़ा सा सरकार बताइए, कटिबद्ध क्योंकि ये है। आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव भी बहुत मैटर करता है यहाँ देखिए, पर। कम शब्दों में बताइएगा डॉक्टर साहब। देखिए, नर्सें हमारा बिल्कुल आप समझिए राइट हैंड होती हैं। हम सजेशन देके चले आते हैं, बाद में मेंटेन उसको नर्स और ड्यूटी डॉक्टर्स ही करते हैं। नर्सेस को बढ़ाने के लिए एक जो सरकार ने भी कदम उठाया था वो ये था कि नर्सों को बढ़ी हुई तनख्वाह पे रखने की कोशिश करी गई थी और फाइनल ईयर नर्सेस का भी स्वागत किया गया था। पर कहीं ना कहीं ये हम फेल इसमें इसलिए हो गए हैं। बिल्कुल, और यहीं पर ये तैयारी करनी है, बहुत जरूरी भी है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त कम है तो चर्चा पर यहाँ विराम लगाना होगा। दुर्गेश जी और फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।